आज सीए फाइनल का एसएफएम पेपर था। स्टूडेंट वगैरह परेशान है, कुछ लोग कह रहे हैं क्वेश्चन ठीक था, यानी कि मिक्स्ड फीडबैक आ रहे। मुझे लगा कि मुझे अपना भी ओपिनियन दे देना चाहिए। मैं एक ही लाइन बोलूँगा, क्वेश्चन को अगर अनबॉक्सिंग किया जाए तो अपेरेंटली दिखेगा कि आसान है। क्योंकि अगर पुराने क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन भी किए करेगा तो आपको तो देखा देखा क्वेश्चन लगेंगे। तो आपको ऊपर ऊपर से देखोगे तो क्वेश्चन पेपर ज़रूर आसान लगेगा। आपको लगेगा कि सारे बुक से था, सारे पढ़े हुए थे। लेकिन जब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा गहराई में जाओगे तो रियलाइज होगा कि नहीं, पेपर इतना भी आसान नहीं था जितना लोग कह रहे हैं। तो मैं अपना ओपिनियन अगर मैं दूं तो पेपर रियली थोड़ा सा अबव एवरेज था, हम कह सकते हैं। एग्जाम्शन लाने के लिए ठीक था, 90 मार्क्स लाने लायक का पेपर नहीं था। अभी मैं आपको एक एक करके आपको एनालिसिस करूंगा, क्योंकि आपको पता है मेरा एनालिसिस तो ये है नहीं कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पेपर अनबॉक्सिंग करें और हम अपना काम खत्म करें। फॉर्मेलिटी के लिए हम कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाते। तो पहले एक मैं अगर आपको चैप्टर वाइज अगर एनालिसिस करके दूं तो ये देखिए, फॉरेक्स में अगेन एज यूजुअल पिछले बार भी कम क्वेश्चन था, इस बार भी कम पूछा। पिछले बार भी सिक्योरिटी वैल्यूएशन का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था और इस बार भी देखोगे तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन पे ही सबसे ज़्यादा फोकस किया। और मर्जर का भी, आईआरआरएम, रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि सारे के सारे चैप्टर को टच करने की कोशिश किया है। आईएफएम जो पूछा करता था और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इन दोनों को इस बार क्वेश्चन नहीं डाला है। बाकी सब जो है ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन सही में मैं भी अगर आपको एनालाइज करके दिखाऊं तो सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि हाँ, पहले से क्वेश्चंस में था। ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चंस है। हाँ, मेरे हिसाब से नया क्वेश्चंस आपका कंपैरेटिवली मतलब कंप्लीटली न्यू जो है आपका, दो क्वेश्चन जो मुझे नजर आए, एक मर्जर का और एक आपका पोर्टफोलियो का जो ट्रेनर रेशियो वाले क्वेश्चन है, वो कंप्लीटली डिफरेंट टाइप्स के डाले हुए थे। ये दूसरी बात है कि डेटा आपका पहले ही अगर लॉजिकली आप स्ट्रांग हो तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। बाकी जो है आपको दिखने में आसान लगा, मैंने पहले ही बोला अनबॉक्सिंग करोगे सब आसान दिखेगा, गहराई में जाओगे तो दिक्कत आएगा। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का, ये बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ। मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, हमारे ही चैनल पे इतने स्टूडेंट डिस्कशन किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हाँ ये क्वेश्चन पुराना जरूर था। ये देखो, ये मैंने आपको एक अपना डिस्कशन थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन मैंने किया है हर चीज़ के लिए, तो आपको ये जो वर्किंग है मेरा, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यहाँ से चेक करो। ये क्वेश्चन नंबर 1 का है जो हमें दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पहले जुलाई 2021 में आ रहा है। आप ये क्वेश्चन आपके सामने होगा, दोनों को आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर 22.2 था। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत बच्चे जो है ना बहुत खुश है। आपको बता दूं, यहाँ पे मैं एक लाइन में डिफरेंस है, देखिए बोला है कि द प्रीमियम इज टू बी पेड, ध्यान से सुनिएगा, द प्रीमियम इज टू बी पेड बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम बैंक। याद रखना, यहां बोला गया है कि प्रीमियम हम लोन से पे करेंगे। सुनना फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रीमियम को, यानी कि जो आप बाईबैक कर रहे हो ना, बाईबैक की जो प्रीमियम आप पे करोगे वहां कहां से पे करोगे, लोन लेके। पहले के क्वेश्चन के अंदर क्या था मैं बता दूं, जो पहले क्वेश्चन दिया गया तो उसमें बोला था कंपनी प्रपोजेज टू फंड दी बायबैक बाय अवेलिंग 8% बैंक लोन। ध्यान से सुनना, पिछले वाले जो क्वेश्चन में थे आपको पूरे के पूरे बायबैक जो है वो आपका लोन से पे किया जा रहा था। इस बार बोला गया है कि आपकी जो प्रीमियम है, यानी कि जो आप ज्यादा पे करोगे उसके लिए लोन लोगे। तो मेजर डिफरेंसेस मुझे ये नजर आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने, अभी मैं देख रहा हूँ जो भी टेलीग्राम पे भी डिस्कशन कर रहे थे इस चीज़ों को, देखो मेरा ये अपना ओपिनियन है। अपेरेंटली जो मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है, मेरा ओपिनियन मे भी डिफर कर सकता है। बाकी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन का मैं एक बार अगर समराइज करके दूं, क्या है, एक कंपनी है वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर को कहते हैं कि मैं 20% शेयर बायबैक करूंगा। ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखा है। आपको पता है ईपीएस और पी रेशियो दे दिया जाए तो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस आ जाता है बायबैक से पहले वाले। तो बायबैक का मार्केट प्राइस हमारे को पहले से पता है। तो अब आप मुझे बताइए बायबैक का मार्केट क्या पता था, तो क्या मेरा बायबैक से पहले का नंबर ऑफ शेयर पता है? हाँ, क्वेश्चन में बोला गया कि 20% शेयर को हम क्या कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं, मतलब 0.20 करोड़ शेयर बायबैक कर रहे हो। अब आप कह रहे हो कि जो बायबैक करेंगे ना, इसकी जो प्रीमियम पे करेंगे वो हम लोन लेके पे करेंगे। तो आप मुझे बताइए बायबैक से पहले और बायबैक के बाद में जो अर्निंग में डिफरेंस होगा वो क्या डिफरेंस होगा, सोचना। बायबैक से पहले डेट नहीं है, बायबैक के बाद अगर आपका डेट आता है, इसका मतलब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो भी डिफरेंसेज आए, दैट डिफरेंस इज इंटरेस्ट। तो हमने क्या किया, प्री बायबैक का हमने ईबीटी निकाला, पोस्ट बायबैक का ईबीटी निकाला, दोनों का डिफरेंस हमारा इंटरेस्ट अमाउंट होगा। और आपको पता है ये इंटरेस्ट जो होगा वो कितने परसेंट होंगे, जितना परसेंट पे आप लोन
ले रहे हो, क्वेश्चन के अंदर बोला है कि लोन आप ले रहे हो 16% पे, तो इस तरीके से देखा जाए तो 16% आपका ये वैल्यू होगा, तो 100% वैल्यू कितना होगा, डिवाइडेड बाय आप कर दीजिए इसमें, ये जो आपका 400 है वो डिवाइडेड बाय 0.16 कर दो, तो आपका ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 0.15, ये आपका 2500 करोड़ आ जाता है, क्योंकि सारे वैल्यू हमारा करोड़ में चल रहा है। तो ये जो है ना, ये 2500 करोड़ का लोन ले रहे, तो लोन ही हम लोग प्रीमियम की तरह पे करें, तो मेरा ये अपना ओपिनियन है अभी फिलहाल के लिए कि जो बाईबैक के प्रीमियम होगी ना वो 2500 करोड़ होगी, और कितना शेयर बाईबैक हो रही है 0.20 करोड़, तो मैं अगर इसको 0.20 करोड़ से करूँ तो प्रीमियम पर शेयर 12,500 आना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या है कि अगर ये टोटल बाईबैक की अमाउंट अगर होगी, तो ये टोटल बाईबैक का अमाउंट का मतलब ये हो जाता है कि ये आपका सिर्फ प्रीमियम नहीं है, इतने पे हम लोग पे करेंगे। तो अगर इतना पे करेंगे अगर हम इसको एक शेयर पे, तो पहले का मार्केट प्राइस जो था ना इसका, पहले का मार्केट प्राइस था इसका 600 मल्टीप्लाई बाय 25, पहले का मार्केट प्राइस इसका ये रहा तो 15,000 का था, तो पहले 15,000 का शेयर था, और अब अगर हम 12,500 अगर पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिस्काउंट पे मतलब बाई बैक कर रहे हो, ना कि प्रीमियम पे। तो कुछ बच्चों को इसी बात पे डाउट है, तो मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दिख रहे हैं वो लैंग्वेज ये कह रहे हैं कि प्रीमियम टू बी पेड बाय द बैंक लोन। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि यहाँ पे जो प्रीमियम है वो प्रीमियम ही होना चाहिए 12,500, यही क्वेश्चन का मेरे हिसाब से आंसर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते। अगला क्वेश्चन डेरिवेटिव का है, सॉरी हाँ, डेरिवेटिव का करेंसी ऑप्शन करेंसी फ्यूचर, हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 1220 का ये है। अगर कुछ लोग अगर देखना चाहेंगे तो ऊपर से दिखने में तो आपको बहुत आसान लगेंगे, सब लोग का मानना है कि अच्छा ये क्वेश्चन तो हमारा, अच्छा यहाँ पे मैंने डाला क्योंकि ये क्वेश्चन तो कॉमन है, सबके पास होते हैं, तो ये क्वेश्चन सबका मानना है कि हाँ पहले से पढ़ा हुआ था, लेकिन जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उनको मुसीबत पता चला है। अनबॉक्सिंग में जरूर डिफिकल्ट आसान देखता है कि क्वेश्चन बन गया होगा, बच्चे ने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया मैं आपको बताता हूँ। सारे बच्चे एक एक अपने दुख सुना चुका है इतने 1-2-3 घंटे के अंदर कि सर हम क्या करें, हमारे को तो कब चाहिए थी, 1 अगस्त को हमें रिसीट होती है, तो मुझे अगस्त वाले फ्यूचर चाहिए थी, क्वेश्चन में अगस्त फ्यूचर नहीं दिया। हम कहते देखो, कह रहे कि सर हमने जुलाई का यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी यही लगता है जुलाई यूज होना चाहिए, क्योंकि जुलाई एंड में एक्सपायरी होगी, 1 अगस्त का आपका रिसीट है, तो एक तरीके से देखा जाए तो जिस दिन एक्सपायर होगी उसके अगले ही दिन आपका डिलीवरी है, तो काम चल जाएगा। यहां तक तो ठीक था, काम चल गया। अब आप मुझे बताइए, अगर आप जुलाई फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जुलाई फ्यूचर का मार्जिन चाहिए ना, मार्जिन कहां दिया है जुलाई फ्यूचर का। अब यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, अगर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, कुछ लोगों को लगता है सर आप नेगेटिव बोलते हो, मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूट को, भाई इतने बड़े लेवल पे आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हो, थोड़ा सा एक बार रिव्यू तो करो पेपर आप करना क्या चाह रहे हो। ये तो अपरेंटली आपका मिस्टेक है, ये मत सोचो कि ये कहना चाह रहे हो कि नहीं हमने सही मायने में क्वेश्चन को घुमाया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जुलाई एंड का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो ऐसा तो है नहीं कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इसका अगस्त का फ्यूचर का प्राइस निकालूं। अगस्त फ्यूचर प्राइस निकालने के दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको 1 मंथ आगे का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे बताइए डॉलर और रुपी कहाँ दिया है, अपने इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखा है। इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि ऐसा तो है नहीं कि जुलाई के रेट को यूज करके मैं कहां पहुंचू, अगस्त के फ्यूचर रेट निकालो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आपका मिस्टेक है तो मिस्टेक है, ये अगस्त नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था आपका क्या बताइए जुलाई, क्योंकि जुलाई का मार्जिन लेके ही कैलकुलेट कर सकते थे, बट फिर भी बच्चों ने ये काम किया है, ये वाले मार्जिन लिया है। ये अगर आपने किया है तो परफेक्ट है, आपके सॉल्यूशन आएंगे। लेकिन आपने मार्क्स कितना दिया है थोड़ा सा देखना चाहिए था आपको, मार्क्स भी 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन जस्टिफिएबल नहीं है, आपका मार्क्स इसमें कम बनता है। तो यहाँ पे जो बच्चों को परेशानी हुई है इस जुलाई और अगस्त को लेके, मैं आपको बता दूं कम से कम 10 कॉल आ चुका है कि सर हमने मई का ले लिया मार्जिन, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर कर रहा हूं, मई का। बिल्कुल नहीं जी, आप मार्जिन आज पे जरूर करते हो लेकिन उस फ्यूचर के लिए पे करते हो, तो आपको ये क्लियरली ये मिस्टेक है। मेरे नजर में हो सकता है कुछ देर के बाद इंटरप्रिटेशन कुछ और निकल के बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे दिख रहा है ये जुलाई होनी चाहिए थी, और अगर आप लोगों ने ये मार्जिन यूज किया है तो परफेक्ट है मेरे मुताबिक। फिर कुछ लोगों का कहना था कि सर यहाँ पे जो रेट है वही रेट यहाँ, हाँ तो ठीक है, फ्यूचर से लॉस गेन आपका नहीं होगा, तो जो स्पॉट रेट पर डिलीवरी होगी वही आपका कैलकुलेशन होगी। तो ये क्वेश्चन आपका जरूर पड़ा हुआ था, लेकिन इसमें दिक्कत किस किस चीज का था, जुलाई एंड अगस्त में दिक्कत थी। तो चलो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। ये क्वेश्चन अपरेंटली दिखने में आपको सबको लग रहा होगा कि ये रिस्क मैनेजमेंट का वीआर का क्वेश्चन है, जो कि
आपको नवंबर 2020 में आ चुका है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब लोग, सब अपने अपने रजिस्टर ढूंढ चुके होंगे आप लोग, ये दिख भी गया होगा। अच्छा, वो बैंक में जो कुछ अमाउंट लाइन था वीआर का, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। हाँ, मैं मानता हूँ वही क्वेश्चन है, लेकिन जब इस क्वेश्चन के साथ आप जाओगे तो आपको दो चीज प्रॉब्लम नजर आएगा। एक प्रॉब्लम इसमें यह नजर आएगा, किसने बोला है, मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ दिस वाज आल्सो क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बाय द बैंक इन द मॉर्निंग ऑफ द मंडे। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोलता है मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन में बोलता है कि ये जो इन्वेस्टर है ये ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए फ्राइडे को पोजीशन नहीं बनाता है, मंडे से थर्सडे को पोजीशन बनाता है। मंडे को क्या करते हैं, बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है, और फ्राइडे को मॉर्निंग में क्या करते हैं, वो अपना पैसे निकाल लेता है। मतलब उनके पास 4 दिन के लिए क्या होता है, 4 डेज के लिए बैंक में पैसे रहता है। तो जो पैसे रहते उसने बोला है 11 करोड़ हमने डाला है, ध्यान से सुनिएगा, 11 करोड़ बैंक में ट्रांसफर किया है, और फिर कहते हैं उनके पास जो फिक्स डिपॉजिट था वो मैच्योर्ड हुआ है। और यहाँ पे ना ये लाइन ना घुमाने की कोशिश किया है कि जो इन्वेस्टर है ना उसको इंटीमेशन नहीं आया कि आपको वो जो डिपॉजिट है वो ड्रॉ होके मतलब आपका मैच्योर्ड हो चुका है और आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन क्या था, कंफ्यूजन इस बात का है कि सर हम लोग क्या माने, क्वेश्चन में बोला है कि हमारा वैल्यू एट रिस्क जो होगा ना शुड नॉट एक्सीड द बैलेंस लाइंग इन इज बैंक अकाउंट। अब मैं क्या अज्यूम करूं, बैंक अकाउंट में 11 करोड़ अज्यूम करूं या बैंक अकाउंट में 11 करोड़ 63,42,560 अज्यूम करूं। देखो मेरा ये मानना है, मेरा अपना ओपिनियन दे रहा हूं, मैं अपना ही ओपिनियन दे सकता हूं जो मुझे नजर आ रहा है। द पोजीशन बाय हिज मैनेजर is taken on the free balance lying in the bank account in the morning of each Monday। देखो पोजीशन जो ले रहा है वो उसका मैनेजर ले रहा है। भाई हमारे पास इंटीमेशन कभी भी आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैंक जब हमारा डिपॉजिट मैच्योर्ड हो चुका है, हमारे बैंक अकाउंट में ये पैसे अगर आ चुका है, तो मेरे पास अगर मैसेज नहीं भी आया मोबाइल पे तो मैं ये मानूंगा कि मेरे अकाउंट में इतना फ्री बैलेंस है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आपको ये मानना चाहिए वीएआर जो होगा 11 करोड़ 63,042,560 में से 1000 हटा देना, क्योंकि मिनिमम बैलेंस जो आपको मेंटेन करना है ना वो आपको 1000 मेंटेन करना है। ठीक है, तो जैसे ये रहा 1000, तो ये हमारा इतना बैलेंस, इतने का वीएआर होना चाहिए, मेरा ओपिनियन है। वैसे मैं बता दूं कि इस कैलकुलेशन को यूज करके जो अल्टीमेट जो सॉल्यूशन निकालना है ना उसमें मुश्किल से 10 सेकंड लगना है। मैं तो बोलूंगा डाउट है ना तो दोनों करके आ जाना चाहिए था। जिस तरीके से मैं आपको बार बार कहता हूँ एग्जाम में कि 2 डाउट है और लगता है कि 1 मिनट में दोनों काम हो सकता है, तो आप दोनों काम कर देते, इसको भी लेके आप निकाल लेते इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और 11 करोड़ में से 1000 हटा के भी निकाल लेते। ठीक है, मैंने और उसमें क्या करा है क्वेश्चन के अंदर आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है रिटर्न का, और ये देखो बोला है फॉर दिस वीक। जब इसने वीक का दे दिया तो हम ये मान के चलेंगे, इसने कहीं नहीं बोला है कि ये 5 डेज का वीक है, 5 डेज का वीक है, ये नहीं बोला है। क्वेश्चन में बोला था कि हमारे को बस मंडे टू थर्सडे का रिस्क लेना है, तो हम ये मान लेंगे कि उसी मंडे टू थर्सडे का होगा। हम ये अज्यूम नहीं करें कि 5 डेज का है। अगर ये 5 डेज का अज्यूम करेंगे तो फिर सिचुएशन कुछ और हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर ये 5 डेज का अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा तो फिर आपको 4 डेज में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि, देखो जब भी मैंने बोला है कि ज्यादा गहराई में आपको सोचने की मूड करे तो आप हमेशा सोचना कि उतना गहराई में इंस्टीट्यूट नहीं सोचता है। भाई 1 वीक का बोला है, मुझे 1 वीक का लेना है, ठीक है, उस हिसाब से अगर सोचोगे तो सिचुएशन कुछ और बनेगा। 5 डेज का अगर ये वीक लेता तो फिर उस केस में क्या करना होगा मैं बता दूं आपको, 5 डेज का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, फिर उस 5 डेज को पहले 1 डेज में कन्वर्ट करो, तो 1 डे का स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट करोगे तो ये आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे वो आएगा। उसके बाद 1 डे का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, फिर आपको 4 डेज का स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालने जाओगे तो 1 डे का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है उसके 4 के स्क्वायर रूट, इस तरीके से कन्वर्ट करके जाना पड़ेगा। अब वो सजेस्टेड आता है तो क्या इंटरप्रेट करते तब की बात है। अपेरेंटली जो मुझे अभी फिलहाल, अगर मैं एज ए स्टूडेंट अगर एग्जाम में बैठा होता तो मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करता, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता, मैं ये अज्यूम करता कि 1 वीक का है, यानी कि 4 डेज जितना रिस्क लेना था उतने दिन का होगा, ये मैंने अज्यूम कर लिया। अगर मानते कि नहीं ये 5 डेज का 4 डेज में कन्वर्ट करना होगा तो सिचुएशन कुछ और बन जाएगा, उसके बेसिस पे आंसर बदल जाएगा। और मैंने फिलहाल वीआर इतना लिया है, उसके बेसिस पे मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा 438 करोड़ का और इसमें जाएगा 228 करोड़ का। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये था कि आप मुझे बताइए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है वो बताओ, वेयर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तो हमें कहाँ कराना पड़ेगा बताइए, यहाँ पे ज़्यादा में इन्वेस्टमेंट होगी ना, तो हमें प्रोजेक्ट एक्स, सॉरी सिक्योरिटी एक्स जो है ना, ये हमें सेलेक्ट करना चाहिए, जो मुझे लगता है फिलहाल के लिए अपेरेंटली जो मुझे आंसर दिख रहा है वो ये दिख रहा है। ओके,
अ, अगला क्वेश्चन दिखता है आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन का। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो सबको ये लगेगा कि अरे हाँ, अनबॉक्सिंग करने पे सबको आसान ही लगता है। क्यों आसान लगता है? क्योंकि ये क्वेश्चन नवंबर 2020 में आया हुआ था। हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 20H है। आपके सामने दोनों क्वेश्चन पड़ा हुआ है। आप एक बार रीड कर लीजिएगा। आपको 99% लैंग्वेज आपको सेम नज़र आएगा। ट्विस्ट है तो बस इसके सेकंड पार्ट में। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। इनकी तकलीफ बच्चों को पता है, ये दर्द कितने में है बच्चे, वो बच्चे ही जान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस एक एक पॉइंट को यहाँ पे फेस किया है क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर। बात समझ में आ गई? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस मत करो। आप हमेशा लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, अपने लॉजिक को स्ट्रांग करिए, ताकि कोई भी मॉडिफिकेशन आप डाइजेस्ट कर पाओ। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था देखिए ध्यान से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, मैं पहले बता दूं कि 4 ईयर तक बोला गया है 20% ग्रोथ है, और फिर कहते हैं कि उसके बाद डिक्लाइन होगा लीनियरली 100 बेसिस पॉइंट नेक्स्ट 3 ईयर के लिए। तो जो मुझे अभी अपेरेंटली लग रहा है या सबको लग रहा है कि नेक्स्ट 4 ईयर के लिए आपका कितना चल रहा है बताइए, 20%। और उसके बाद कह रहा है कि 3 ईयर तक, नेक्स्ट 3 ईयर तक आपका डिक्लाइन होगा 100 बेसिस पॉइंट। तो मैं आपको बताऊं कि देखो 100 बेसिस पॉइंट से 3 ईयर डिक्रीज हो गई, तो हमारा 7th ईयर तक का इतना आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा था कि बताना, कैलकुलेट द स्टेबल रेट ऑफ अल्फा लिमिटेड आफ्टर द एंड ऑफ 7 ईयर। तो 7 ईयर के बाद, देखो ये 7 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, 7 ईयर के बाद क्या रेट स्टेबलाइज होगा, तो 17% होगा। तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप लोगों ने 17% दिया है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने 7 दिया है। मैं भी यही सोचता एज ए स्टूडेंट। वहां पे सजेस्टेड क्या आता है थोड़ा देर के लिए हम साइड कर देते, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट है, कुछ भी कर सकता है। अब तो इतना भरोसा ही नहीं होता है, थोड़ा सा कहते हैं किस तरीके से क्या करेगा नहीं करेगा कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी कर सकता है, छोड़ो उसको, अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट सोचने की कोशिश करो। दिक्कत कहाँ है देखना। टू एडवाइज whether it is worth to purchase the share at this price if the investor has a stable target growth rate of 15%। भाई अब ये क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या ये जो 15% का स्टेबल ग्रोथ बोल रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये हमारा मार्केट में इतने का प्राइस चल रहा है। हाँ जी, 172 का अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है, तो क्या मुझे 172 में खरीदना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, एक अपना फेयर प्राइस निकालेंगे। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि ये जो स्टेबल ग्रोथ रेट बोला है, कहाँ से, इतना तो स्पेसिफाई कर देते। मेरा ये मानना है कि देखो लैंग्वेज में एम्बिगिटी मत रखो ना। आप क्वेश्चन मॉडिफाई करते हो, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। कम से कम बच्चे लॉजिक पे फोकस जरूर करेंगे। और मैं तो हमेशा, अगर जो भी मुझे जानते हैं आपको पता ही है कि मेरा पहला प्रायोरिटी होता है हर एक चीज़ों के अंदर लॉजिक। बिना लॉजिक का तो आगे कुछ नहीं करते। और आपने ये चीज़ रिवीजन वीडियो में भी देख लिया है। इवन रिवीजन वीडियो के अंदर भी मेरा कोशिश रहता है कि हर एक फॉर्मूला के लॉजिक को एक्सप्लेन करो। तो अब मुझे बताइए, आप लॉजिक को टेस्ट करो ना कि लैंग्वेज को प्रॉब्लम करके क्यों डाल रहे हो। अब यहाँ से क्लियर नहीं है ना भाई, आपने बोला है कि टारगेट स्टेबल ग्रोथ रेट 15 कर दिया है। मुझे ये तो बताओ कि आपका 15% ग्रोथ रेट कहाँ से, यहाँ से स्टेबल हुई, यहाँ से स्टेबल हुई 15%, या यहीं से आप कह रहे हो 15%? कैसे आप कहना चाह रहे हो, क्लियर नहीं है। और यही चीज स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। 2 कॉल आ चुका है इस पे कि सर ये स्टेबल वाले सेकंड पॉइंट में कहाँ से हम स्टेबल लेते। इसीलिए कह रहा हूं कि ऊपर से दिखने पे लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो पास्ट का है। हाँ भाई, सबको दिख रहा है, नवंबर 920 का क्वेश्चन है। लेकिन उनसे पूछो ना जिसने इस क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व किया है। उनकी तकलीफ को सिर्फ वही जानता है जो जानता है। मैं अब अपना ओपिनियन दे दूं। देखो ध्यान से, यहाँ पे स्टेबल ग्रोथ रेट बोला है 7 ईयर बाद की। तो मेरा ये मानना है कि ये जो स्टेबल ग्रोथ की बात कर रहे हो, उसी स्टेबल टारगेट ग्रोथ रेट की बात कर रहे हो। मतलब 7 ईयर बाद आपका 15% होना चाहिए। और इस बात का कंफर्मेशन यहाँ से भी मिल रही है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपको प्राइस निकालना है, नया प्राइस। जब आप नया प्राइस कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको पता है कि आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। और अगर स्टार्टिंग से ही अगर स्टेबल ग्रोथ ले लोगे, आप सोचना थोड़ा ध्यान से, अगर स्टार्टिंग से ही स्टेबल ग्रोथ ले लोगे तब तो आपको हर साल का पीवी फैक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये दिया हुआ पीवी फैक्टर भी इस बात का हिंट है कि हमारे को 7 ईयर तक का कैश फ्लोज आएगी। तो मेरा मानना यह है, मेरा अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं अगर एज ए स्टूडेंट अगर मैं एग्जाम में अपीयर हुआ होता तो मैं ये मान के चलता कि अच्छा, ये जो जहां से स्टेबल ग्रोथ हुई थी ना पहले,
जहां से वो स्टेबल ग्रोथ हमारा 15 होगा और बाकी ये सब कुछ जो होगा वो सेम रहेगा। अगर इतना अगर इंटरप्रेट हो गई तो अब आपका क्या होगा, प्राइस आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद तो कुछ कहने लायक है नहीं। ऐसे क्वेश्चन कम से कम 20-25 ऑलरेडी पहले से एग्जाम में आ रखा है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। सारे डिविडेंड निकालना है, एक एक करके डिस्काउंट में लाना है और इस ग्रोथ पे यहाँ पे जो आपका प्राइस निकालोगे, ये प्राइस आपका P7 आएगा। P7 कैसे आएगा, जो आपका D8 आएगा, D8 डिवाइडेड बाय जो आपका RR दे रखा है माइनस ग्रोथ करोगे, स्टेबल ग्रोथ, और फिर उसके बाद एक एक करके PV में लाओगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का ये पॉइंट जो है बच्चे का हाथ से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का। ये क्वेश्चन कह सकते हैं ठीक था, बट फिर भी कुछ बच्चे को यहाँ पे इस लाइन ने मिस्टेक करा दिया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने इस लाइन को सही से नहीं पढ़ा। जो आप लोगों के फीडबैक आई है उसकी वजह से सबसे पहले क्वेश्चन आते ही कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसमें तो सेविंग है ओनली 5% का। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं उस क्वेश्चन पे टाइम ना ज़्यादा लगाऊं। हाँ बिल्कुल सही बोला है, आप लोगों का सेविंग जो है 0.5% का आता है। ये देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नवंबर 20 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो बोलोगे सर ये तो नवंबर क्वेश्चन के, हाँ जी नवंबर 20 और जुलाई 21 ओल्ड सिलेबस वाले का, दोनों थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। दोनों को मिक्सर बना के इस बार टेस्ट किया है। इसीलिए मैंने जो अभी पिछले जो रिवीजन बैच लिया था, पास्ट अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, उसमें देखना नवंबर 20 के हर एक क्वेश्चन पे स्पेसिफिकली मैंने फोकस करा कि कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कत था। तो होप आप लोगों को वो जो रिवीजन बैच था वो आपको इस बार फायदेमंद हुआ होगा। चलिए आइए वापस, क्योंकि मेरा मानना रहता है कि जब भी कुछ करो तो थोड़ा सा आपको कुछ फायदा हो, है ना। आइए वापस इसमें, तो मैंने बोला कि सेविंग इसमें 0.5 ये आप लोगों को पता है, बस लैंग्वेज को आपको रीड करा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला था पहले पता है, कि बैंक को चाहिए था 0.5 बेसिस पॉइंट। यहाँ बच्चे पहले ही सोच लिया क्या, अरे भाई सेविंग हमारा जब 0.5 का आ रहा है और बैंक को ही 0.5 दे दूंगा तो फिर इन दोनों पार्टी के पास बचेगा क्या। देखो उसने फिर उसके बाद क्या बोला कि IF को जो चाहिए ना 20 बेसिस पॉइंट, IF को कितना चाहिए बताइए, 20 बेसिस पॉइंट। और फिर बोला है कि आपको SF को चाहिए 10 बेसिस पॉइंट। तो हमने बोला कि SF को चाहिए 10 बेसिस पॉइंट। और फिर तो कुछ बच्चे क्या कह रहा था कि सर ये तो बैंक ही अगर ले लेता 50 बेसिस पॉइंट तो दोनों के लिए बचता ही नहीं। देखो ना नीचे क्या बोला है, बैंक इज वेरी कीन टू स्ट्रक्चर द डील इवन इफ इट हैज टू फॉरगो अ पार्ट ऑफ इट्स कमीशन। वो कहता है डील को मैं स्ट्रक्चर करूंगा, मेरा कमीशन अगर छोड़ना भी पड़ जाए तो। इसका मतलब क्लियर था कि ये जितना सोचा तो था बैंक की 0.5 लूंगा, लेकिन इन दोनों को देने के बाद बैंक के लिए सिर्फ कितना बचेगा बताइए, 0.2 बचेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ो। क्वेश्चन जिन्होंने स्टूडेंट ने भी मिस्टेक किया था उन्होंने ये लाइन सही से नहीं पढ़ा, कहते पहले ही हमने डिसाइड कर लिया क्वेश्चन गलत है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप पहले अपना ओपिनियन बना के चलते हो कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगा, ये भी दिक्कत है। मत सोचो, आप अपने तरीके से 100% बेस्ट करो, एक एक लाइन पढ़ो, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है, कुछ में कुछ नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कितना कॉस्ट आएगा, तो IF की कॉस्ट इतना आ जाएगा, SF की कॉस्ट इतना आ जाएगा। डील आप लोग को ऑलरेडी पता है, इसमें बहुत टाइम हमने ऑलरेडी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर डेरिवेटिव का 4A है ये, जो आपका बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने लायक नहीं। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखा है कहीं पे। हाँ पहले जो आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था इसमें 1 रेट हुआ करता था, इसमें आपको 2 रेट दे रखा है। इसमें मुझे अपेरेंटली कोई कॉम्प्लिकेशन नजर नहीं आया, बहुत आराम से इसमें 8 में 8 मार्क्स आएगा और नॉर्मली ये सारे स्टूडेंट ने सॉल्व भी कर दिया। ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन का बॉन्ड का क्वेश्चन, ये भी ऑलरेडी हमारे क्या कहते हैं आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। ये क्वेश्चन अगर आप चेक करने जाओगे तो ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए थे। मैं बता दूं कहाँ पे था वो, हमारे क्वेश्चन नंबर 13.7 था, जुलाई 2021 का। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो पहला भी क्वेश्चन था ना आपका जुलाई 21 का था, याद करो आप। ये देखो ये जो क्वेश्चन था ना वो भी जुलाई 21 का था, देख रहे हो, जुलाई 21 नवंबर 20। इसलिए बार बार कहता हूँ पास्ट अटेम्प्ट की क्वेश्चन RTP MTP कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। और यही रीजन है कि आप मेरे बुक में देखते हो कुछ भी हम मिस नहीं करते, एक ना RTP मिस करते ना MTP मिस करते रहे। एक बार तो एटलीस्ट इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन देख के जाओ, इंस्टीट्यूट के बाहर हम एक भी क्वेश्चन नहीं रखते अपने बुक में, ठीक है। क्योंकि भाई पहले हमें इंस्टीट्यूट को देखना है, बाद में हम किसी और चीजों की बात करेंगे। देखो ये ऑलरेडी जुलाई 21 का क्वेश्चन था बॉन्ड वैल्यूएशन का, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट किया है इसमें। हाँ कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट क्या हुआ कि सर इसमें बोला है कि मैं 8 ईयर का बॉन्ड ले रहा हूं, 8 ईयर का बॉन्ड ले रहा हूं, लेकिन PV फैक्टर तो इसने 7 साल का ही दिया है। क्वेश्चन में क्या है मैं बता दूं आपको, इन्होंने 2022 में खरीदा है और 2023 में बेचने का सोच रहा है। और आपको याद होगा आउटस्टैंडिंग बॉन्ड की जब हम प्राइस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं बताना। आउटस्टैंडिंग बॉन्ड की जब हम प्राइस निकालते हैं तो सोचो आप 2022 में खरीदे हो,
कितने साल का बॉन्ड? 8 ईयर का। जब आप 2023 में बेचने जाओगे तो रिमेनिंग लाइफ कितना होगा बताना? 7 ईयर, है ना। तो यही चीज है कि यहां पे जाके आप बॉन्ड का प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो 2003 में। तो मुझे बताइए, जब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, अगर 8 ईयर यहां से अगर काउंट करते हो, दिस इज 1 2 होता, तो आप मुझे बताइए, हम तो यहां खड़े हैं, तो हमारा ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, तो 7 साल का ही तो डिस्काउंट होगा। तो ये चीज था, ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया था। मैं बता दूं, जो जुलाई के क्वेश्चन में थे उसमें 7 ईयर ही दिया था और वहां पे 2022 और 23 नहीं दिया था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, 2022 के बिगनिंग में खरीदवा लिया और 2023 में बेचने गया, मतलब 1 साल बीत गए। तो 8 ईयर का बॉन्ड होते हुए भी 7 ईयर का ही डिस्काउंटिंग होगा। अगर किसी ने 8 ईयर का डिस्काउंटिंग करा अपने तरफ से पी फैक्टर लेके, तो आपने मिस्टेक किया, जो मुझे लगता है अपेरेंटली। बात समझ में आ गई? बाकी मुझे अपेरेंटली कुछ इस क्वेश्चन में नया चीज नहीं लगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये आपका म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन था। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद आता है ये क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन नंबर मेरे बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का आई था। ये पहले भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे थे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो, ये भी नवंबर 20 का क्वेश्चन था। हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का आई है। इंडेक्स फंड में लगाते हैं ट्रेजरी बिल में। यहाँ पे भी देखो, इंडेक्स फंड ट्रेजरी बिल। मैंने इस क्वेश्चन को, मैं सही बताऊं, मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि टाइम थोड़ा मेरा कम था, मैं कहीं गया हुआ था। फिर कुछ बच्चे का जब क्वेरी आने लग गया और मैंने भी पेपर जब अपेरेंटली दिखा, तो मुझे लगा कि नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा बात होगा, तभी स्टूडेंट बोलते, क्योंकि मेरे स्टूडेंट अगर बोल दिया कि क्वेश्चन पेपर में सर ट्विस्ट था तो थोड़ा होगा, तभी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा रिव्यू करना पड़े, तो फटाफट आके फिर मैंने सोचा करता हूँ। तो मुझे अपेरेंटली इसमें कुछ अलग चीज दिखा नहीं। ठीक है, हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, दोनों में आपके अमाउंट सेम आते थे, तो हम लोगों को डिसीजन देने के टाइम हमने बोला था कि जो रिस्क फ्री है उसमें डिसीजन देना चाहिए। अब इसमें किस में अच्छा आएगा किस में बुरा आएगा नहीं पता। ठीक है, उसको आप लोग करके देखो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कुछ नया चीज नहीं देखा, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, और मैं बता दूं आपको, कल हमने टेलीग्राम पे कुछ बच्चों का बोला कि सर फॉरेक्स में कुछ 2 4 5 चैप्टर बोला कि सर इसका मुझे थोड़ा सा एक अच्छे क्वेश्चन बता दीजिए, ताकि मैं उसको एक बार देख के चले जाऊं। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी मैंने फॉरेक्स में 8 या 10 क्वेश्चन रखा था फॉरेक्स में, उसमें से ये क्वेश्चन भी मैंने लिस्ट में रखा था कि पढ़ के जाइएगा। कल मैंने शेयर किया और आज आए हुए। इवन जो VAR वाले क्वेश्चन था, जो नवंबर 20 वाले, वो भी मैंने बोला था पढ़ के जाना, वो भी आ गए। इवन जो अभी आप ये वाले क्वेश्चन जो देख रहे थे ना, राइस वाले, ये वाले, ये भी क्वेश्चन मैंने अपने उस लिस्ट में देखना। अगर आपको पता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां पे देखिएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था कि हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको एक बार रीड करके जाना चाहिए, और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ गया। तो मैंने मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन का लिस्ट दिया, उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आ गए। बाकी ना मैंने पोर्टफोलियो का लिस्ट नहीं दे पाए थे। ठीक है, मैंने सोचा कि लिस्ट क्या देना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो सारा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे ही पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, आपको याद आ रहा होगा। एक क्वेश्चन थे जिसमें री इन्वेस्टमेंट प्लान और बोनस प्लान में स्टार्टिंग का NAV निकालने को दे रखा था, रिवर्स कैलकुलेशन कराता था। ये पास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, नवंबर 2020 का। आप देखोगे तो अपेरेंटली सबको दिख भी रहा होगा कि ये नवंबर 2020 का जो है वो 2020 का क्वेश्चन है। हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 5.6 है। और जो मैंने आपको 2 डेज का रिवीजन बैच लिया था, उसमें स्पेसिफिकली फोकस करा के भी बोला था, अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में सॉल्व करके नहीं जाओगे तो शायद ये क्वेश्चन रह जाए। तो होप ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो गया। मुझे इसमें कोई अपेरेंटली एडजस्टमेंट नज़र नहीं आया है। ठीक है, तो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा अगर आपने किए पढ़ के गए होंगे तो, अदरवाइज तो सॉल्व होने लायक नहीं था। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 का B है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। ये क्वेश्चन मैं बता दूं, नया क्वेश्चन था। वैसे कहने के लिए तो लोग तो किसी भी क्वेश्चन से लिंक कर देते हैं, कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन से मॉडिफाई किया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन देखा जाए तो अपेरेंटली ये थोड़ा मतलब ये आपको बिल्कुल ही न्यू क्वेश्चन था, और शायद ही कोई स्टूडेंट होगा एग्जाम में इसको 100% करेक्ट सॉल्व करके आया होगा। क्योंकि मैं दिक्कत बताता हूँ, इसमें 2-3 चीज़ दिक्कत है, क्योंकि जितने भी कॉल आए बच्चों का, सबके दिक्कत ये थी कि सर ये रिस्क प्रीमियम किसका है, सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम है या मार्केट का रिस्क प्रीमियम है। ये इंस्टीट्यूट की दिक्कत है, मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाते, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ लॉजिक को फोकस करोगे तो शायद जो ये ट्विस्ट है ना क्वेश्चंस का, ये आप फेस कर पाओगे। देखो ट्विस्ट ये था कि अब आपको दिक्कत ये आ रही थी कि रिस्क प्रीमियम साइलेंट हो गया, उनको बोलना चाहिए था सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम है या मार्केट का रिस्क प्रीमियम है। अगर ये मार्केट का रिस्क प्रीमियम है तो RM माइनस RF है, अगर सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम है तो सिक्योरिटी का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट होता। तो नहीं कुछ पता चल रहा है, तो मुझे बताना इसका सिक्योरिटी प्रीमियम और इसका सिक्योरिटी प्रीमियम तो बदलना चाहिए। बोलोगे हाँ,
क्योंकि इन दोनों का सिक्योरिटी का रिटर्न अलग है और रिस्क फ्री तो सेम होता है। तो आर रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिटर्न रिस्क फ्री कभी भी दो सिक्योरिटी का सेम नहीं होता है। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट हिंट था आपके लिए कि ये रिस्क प्रीमियम जो है वो क्या है बताइएगा, आर एम माइनस आर एफ है। और देखो किसी ने लिखा भी है, बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया है आपने यहाँ पे। और अब देखो यहाँ पे क्या है, जब आपको अल्फा दिया गया है तो आपको पता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा आपका, क्योंकि अल्फा पता है क्या चाहा क्या मिला। आपने जो चाहा था वो कम चाहा होगा, मिला ज़्यादा होगा, मतलब आपकी चाहत कितना होगा, आपकी जो चाहत होगी एक्सपेक्टेड रिटर्न वो होगा 8.5 माइनस 1.1। 7.4 की यहाँ पे आपको चाहत है और इसमें अगर आप अपने चाहत निकालते हो तो यह आ जाएगा 9.1 माइनस 1.5। तो ये देखा जाए तो आपको 7.6 दिखेगा आपको। अच्छा, ये हो गया 7.6%। आपको एक और भी चीज़ पता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलता है, आप मुझे बताइए। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो निकलते हैं, ये जो 7.4 निकला होगा वो निकला होगा रिस्क फ्री प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी यानी कि स्मार्ट, ये जो स्मार्ट है ये, और आर एम माइनस आर एफ, आर एम माइनस आर एफ आपको ये दे रखा है। तो हम कहते हैं ये रहा 4। आप मुझे बताइए क्या ये एक इक्वेशन बना? हाँ, इस इक्वेशन में दो चीज़ मिसिंग है। आप बोलोगे हाँ, तो दो मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। हाँ, मुझे बताइए एक इक्वेशन क्या टेनर रेशियो से निकल के आ जाएगी? आप बोलोगे हाँ आ सकता है, कैसे बताइए? टेनर रेशियो क्या कहता है, रिटर्न ऑफ स्मार्ट माइनस रिटर्न रिस्क फ्री डिवाइडेड बाई बीटा ऑफ स्मार्ट, ये कितने की इक्वल हो जाएगा बताइए? टेनर रेशियो 0.0714। अब यहाँ दिक्कत क्या है, मैं बार बार क्या कहता हूँ आप लोगों को, वैल्यू पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। अरे भाई ट्रेनर रेशियो जो तुमने दे रखे हो डेसिमल में कैसे आएगा बताना। जब ये जो चीज आपको दे रखा है ये देखना, रिस्क फ्री है परसेंटेज, अगर अमाउंट लोगे ये अमाउंट लोगे तो ये भी तो अमाउंट आना चाहिए। अगर ये डेसिमल आ रहा है मतलब उन्होंने रिस्क फ्री रेट को क्या किया है बताइए, सिक्योरिटी के रिटर्न को भी डेसिमल में यूज किया है और रिस्क फ्री को भी डेसिमल में यूज किया है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे रिटर्न सिक्योरिटी की जगह 8.5 मत यूज करना, 0.085 यूज करोगे। तो बोलोगे सर यहाँ तो हमने 7.4% यूज किया है। एक काम करो, इसी को बदल दो आप, ये क्या कर लो बताइए, ये जो है आपका 7.14, यही नहीं आप लोगों ने इंटरप्रेट कर पाए होंगे और इसकी वजह से रह गया होगा। आप देखते हो इसीलिए जब पोर्टफोलियो में जाते हो मैं बार बार आपको यूनिट पे कमांड कराता हूँ। कोवेरिएंस यूनिट का स्क्वायर है, सिस्टमेटिक रिस्क यूनिट का स्क्वायर है, आपका वेरिएंस यूनिट का स्क्वायर है, कोरिलेशन यूनिट लेस है, बीटा यूनिट लेस है। यूनिट पे इसीलिए फोकस कराता हूँ। यहाँ पे भी देखो यूनिट आपका काम आ गया, ये आपका 7.14 ना लेके अगर 0.0714 करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा आपसे। मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया, देखो दो इक्वेशन बन गई। इसमें आपको यहाँ पुट कर देना है कितना बताओ, ये रिटर्न सिक्योरिटी जो है यहाँ पे आपको पुट करना है 8.5। अब देखो यहाँ पे दो चीज मिसिंग हो गए, रिटर्न रिस्क फ्री बीटा है और ये देखो यहाँ पे भी दो चीज है। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपका रिस्क फ्री आ जाएगा। ये रहा, मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे दिया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का भी मेरे पास दो इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन ये और ये एक ट्रेनर रेशियो का इक्वेशन बना। इसको जब सॉल्व करते हुए जाए तो इसका बीटा 0.35 आ गया, आपका आंसर आ गया पहला पार्ट का। पहला पार्ट में पूछा क्या था इसने, बीटा बता दो, एक का बीटा बता दिया, दूसरे का भी बीटा बता देंगे। सेम काम हम ग्रोथ के लिए करेंगे, सेम काम जब आप ग्रोथ के लिए करोगे तो ये देखिए ग्रोथ का दो इक्वेशन बने, इसका भी निकाला इसका बीटा आ गया 0.4। एक अच्छी बात क्या है कि दोनों इक्वेशन में जब आप रिस्क फ्री निकालने जाओगे तो यहाँ भी 6% आ रहा है और यहाँ भी 6% आ रहा है, मतलब आपका क्वेश्चन परफेक्टली फ्रेम किया गया है। मुझे तो डर इस बात का था, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम मैंने सॉल्व किया इसको तो मेरे में दोनों कैलकुलेशन मिस्टेक होकर दोनों का रिस्क फ्री बदल गया। मैंने बोला फिर से गया इस बार बच्चे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कहीं पे ये डेटा अगर रैंडमली लिया होगा तो दोनों रास्ते से दो रिस्क फ्री आ जाएगा, जो कि अच्छा है, कम से कम मेहनत करके इस क्वेश्चन को मॉडिफिकेशन किया गया। तो ये एक वेलकम स्टेप था इंस्टीट्यूट का, अच्छा काम किया था। आप लोगों के पार्ट पे इसका अगर इंटरप्रिटेशन गलत हो गया होगा तो ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। मतलब इस क्वेश्चन को मैं अगर आपको रखूं तो डिफिकल्ट के कैटेगरी में रखूंगा, शायद ही कुछ बच्चे इसको सही तक पहुंचा पाएंगे, जो मुझे लगता है। अगर आप लोग पहुंच पाए हो तो मैं आपको बता दूं आप 5% स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हो, 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए इस बार। तो ये रहा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये आपका इतना आ जाता है। और जो भी जितने भी मैंने देखा है, जितने भी बच्चे ने बोला है ना, जिसका भी नहीं आया है वो इसी को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाया है, समझ में आइएगा। बाकी तो कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन तो आसान था, सिर्फ इसके इंटरप्रिटेशन की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये मर्जर का बहुत ही आसान क्वेश्चन सेट किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये मर्जर का नया क्वेश्चन था इस बार के लिए। इंस्टीट्यूट ने क्या करा, थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन कराया था। हर बार आपको वेंडर कंपनी का ईपीएस पी रेशियो सब दे दिया करता था, इस बार उसने क्या करा है, वेंडर कंपनी का ईपीएस बैक कैलकुलेशन करा लिया है, तो हो जाएगा ना। मर्ज कंपनी का ईपीएस आपको ऑलरेडी दे रखा था,
है ना? मर्ज कंपनी का ईपीएस दे रखा है और एक्सचेंज रेशियो दे रखा था। कुछ बच्चे को इसमें भी दिक्कत था 4:5 में। अरे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। कहते सर 4:5 5 के बदले 4 अरे इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? 4:5 का मतलब 4/5 इतना शेयर इश्यू करना है, बस बात खत्म। एग्जिस्टिंग वन के लिए इतना शेयर इश्यू करना है तो देख लो किसके बदले क्या बनता है। लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं था, आप लोग झूठ-मूठ का अपना ओपिनियन वहाँ पे क्रिएट कर रहे हो कि इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज गलत है। तो आ गया, आपका नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, इस तरीके से निकालोगे आपका ये आराम से इसका ईपीएस आ जाएगा 6.4, मार्केट प्राइस क्योंकि इसका 6.4 का था, पी रेशियो बनता है 64 और इसका एक्सचेंज रेशियो जो है वो कह रहा है कि ईपीएस नहीं बदलना चाहिए, तो ईपीएस को बेस बना के एक्सचेंज रेशियो देना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर इतना बन जाएगा। मैंने अपरेंटली अभी जल्दी-जल्दी में कैलकुलेशन कर दिया है। तो होप ये आपका सही होगा। अगर कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगेन ये क्वेश्चन नंबर जो आपका ये जो पूछा गया है बी में 6 का जो बी पार्ट है, मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन जो है पहला पार्ट तो बिल्कुल ही सब कुछ कोई दिक्कत नहीं था। पहला पार्ट तो ऐसे क्वेश्चन हमारे बुक में पहले भी था। क्वेश्चन नंबर 3 का बी आप अगर जाके चेक करते हो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर 2 बी में ना इंस्टीट्यूट ने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, सब गड़बड़ कर लिया है। अरे भाई एक्स, वाई, जेड यहाँ पे 3 अगर सिक्योरिटी दे रखे हो तो यहाँ पे ए, बी और सी सिक्योरिटी कैसे आ गया? ए और बी तो पोर्टफोलियो था, तो उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए टाइम इसका गलती से ये चेंज नहीं हो पाया। तो ठीक है, कुछ लोगों को ये बोलता है कि सर हम सी कहाँ से लाए, नहीं सॉल्व कर पाए, तो ठीक है ये सॉल्व नहीं कर पाए तभी तो 4 मार्क्स से सॉल्व हो गया ना इसमें। 4 मार्क्स तो आपको आराम से मिलना है, पहला पार्ट में तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी सॉल्व हो जाता अगर ये मिस्टेक नहीं होता आप लोगों से तो ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ओवरऑल अगर आप यहाँ पे एनालाइज करके चेक करोगे तो पेपर जो है डिफ़िकल्ट ज़रूर था कुछ पॉइंट पे। तो मैं अगर इसको एनालाइज़ करके बताऊँ, ये कितना मार्क्स अगर आप लोग ला सकते थे, चलो तो आप लोग खुद भी निकाल सकते हो, मैं क्यों एनालाइज़ करूँ? ऑलरेडी सब कुछ बता ही दिया। तो होप ये मेरा क्विक रिव्यू था आज के क्वेश्चन पेपर पे। अनबॉक्सिंग करके मत देखा करो, अंदर गहराई में जाके देखो, मेरा ये ओपिनियन है। हमेशा आप लोग ऊपर-ऊपर से पढ़ते हो, यही सब थोड़ा-सा दिक्कत है। थोड़ा-सा लॉजिकली कूल माइंड के साथ क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगला पेपर अच्छे से आप लोग को जाए, विश यू ऑल द बेस्ट।